आपने शायद मेरा नागिन बीवी वाला वीडियो देखा होगा। आज मैं क्राइम कंट्रोल डायरी पर नागिन बीवी जैसी ही एक और बीवी का खौफनाक रूप दिखाने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी और उसे मैं कहूँगा करंट मार बीवी, यानी करंट मारकर जान लेने वाली बीवी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल डायरी। इस चैनल पर मैं आपको क्राइम की सच्ची कहानियों को सुनाता हूं, लेकिन कुछ इस अंदाज में कि लोगों को सीख मिले और हम क्राइम को कुछ हद तक कंट्रोल कर सके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। घटना दिल्ली की है, जो 13 जुलाई 2025 की रात को घटी। इस करंट मार बीवी का नाम सुष्मिता है, जिसकी शादी करण देव से हुई थी। इनकी शादी कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी, लव मैरिज हुई थी, जो परिवार वालों की सहमति से अरेंज मैरिज बन गई। तो सोचिए कि जो लोग लव मैरिज कर रहे हैं वे भी एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, औरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इनकी शादी को तकरीबन 10 साल हो गए हैं और इनका एक 6 साल का बेटा भी है, और दोनों की गृहस्थी भी बहुत अच्छी चल रही थी। और सुष्मिता का पति करण भी बहुत ही अच्छा था, अच्छे खासे पैसे कमाने वाला, और उसे कोई बुरी आदत भी नहीं थी। ऐसा मेरा नहीं, उसकी गली मोहल्ले के सभी लोगों का कहना है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर भला उसकी बीवी ने उसे क्यों मारा, तो उसने उसका क्या बिगाड़ा था। तो आपको कोई मारे इसमें आपकी गलती का होना जरूरी थोड़े ना है, ये तो मारने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से लोग अपने फायदे के लिए सामने वाले को मार देते हैं, तो उन्हीं में से एक निकली सुष्मिता, यानी करंट मार बीवी। सुष्मिता ने नींद की गोलियां खिलाकर अपने हस्बैंड को मारने का प्लान बनाया। उसके हस्बैंड करण को दही बहुत पसंद था, इसलिए इसने दही में मिलाकर उसे खाने को दे दी। लेकिन न जाने क्यों करण ने दही नहीं खाई। तब इसने बाकी बची गोलियों में से 15 गोलियां दाल में मिलाकर रोटी के साथ खिला दी, और वो बेचारा खा भी गया। उसे दाल के स्वाद से पता ही नहीं चला होगा कि उसमें कुछ मिलाया गया है, और ये तो वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी बीवी उसकी जान लेने के लिए इतना बड़ा धोखा देगी। तो नींद की गोली मिली हुई दाल खाने के बाद करण गहरी नींद में सो गया। सुष्मिता ने राहत की सांस ली कि चलो, अब कुछ देर में उसका पति मर जाएगा। लेकिन जब कुछ घंटों बाद भी उसने देखा तो उसके पति की सांसें अभी भी चल रही है, तो उसे बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी कि अभी तक मरा क्यों नहीं। तब उसने अपने नाजायज प्रेमी को चैट से मैसेज भेजा। अब मैसेज कुछ ऐसा था: मैंने इसको 15 गोलियां खिलाई, फिर भी इसकी सांसें चल रही है। 3 घंटे हो गए, न उल्टी न और कुछ। ये अभी तक मरा नहीं है। जरा चेक करके बताओ कि इतनी गोलियां खाने के बाद आदमी कितनी देर में मरता है। तो चेक करने बोलने का मतलब था कि जरा नेट से चेक करके बताओ, इंटरनेट से चेक करके बताओ, गूगल से, कि कितनी देर में आदमी मरेगा। तो सोचिए जरा कि दवा खिलाए इसको 3 घंटे हो गए थे। इतनी देर में तो कितनों का हृदय परिवर्तन हो जाता। सोचिए जरा वो औरत कितनी क्रूर होगी, कितनी निर्दयी होगी, जो अपने पति को नींद की गोली खिलाकर उसके मरने का इंतजार कर रही है। और जब उसकी सांसें चलती देखती है तो उसको चिढ़ होती है, तो वो अभी तक जिंदा क्यों है, अभी तक मरा क्यों नहीं। आज तक अपने नाजायज औलाद, नाजायज बाप के बारे में सुना होगा, लेकिन शायद नाजायज प्रेमी शब्द नहीं सुना होगा। देखिए, प्रेमी 3-4 तरह के होते हैं। जब लड़का लड़की कुंवारे हो, अगर वे एक दूसरे से प्यार करने लगे तो वे प्रेमी कहलाते हैं। दूसरे तरह के प्रेमी वो हो सकते हैं जिनकी शादी भले ही हुई थी, लेकिन उनकी शादी सफल नहीं रही, यानी उनकी शादी टूट गई। तो ऐसे लोगों को भी आपस में प्यार हो सकता है, जो जायज प्यार ही कहलाता है। लेकिन अगर लड़का शादीशुदा होते हुए किसी कुंवारी लड़की से प्यार करने लगता है तो उसे जायज प्यार नहीं कहा जा सकता। उसी तरह से अगर लड़की शादीशुदा होते हुए या तलाक लिए बिना किसी कुंवारे लड़के के साथ संबंध बनाने लगती है तो उसे भी जायज प्यार नहीं कहा जा सकता। मैं ऐसे प्यार को, ऐसे प्रेमियों को नाजायज प्रेमी कहता हूँ। बाकी तरह के प्रेमियों के बारे में फिर कभी बताऊंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सुष्मिता का नाजायज प्रेमी कौन था। वह था उसका चचेरा देवर राहुल, यानी उसके पति का चचेरा छोटा भाई। उसने उधर से चैट से जवाब दिया, मैंने चेक कर लिया, पता नहीं चल रहा है, एक काम करो, बाकी की गोलियां भी खिला दो। इस पर सुष्मिता ने जवाब दिया, बहुत सी गोलियां तो दही में ही बर्बाद हो गई, अब 2.5 गोली ही बची है। तो राहुल ने जवाब दिया, जितना है सब खिला दो। सुष्मिता ने करण को और गोलियां खिलाने की कोशिश की, लेकिन खिला नहीं पाई। तब उसने मैसेज भेजा, मैं उसका मुंह नहीं खोल पा रही हूँ, मैं सिर्फ पानी डाल सकती हूँ, लेकिन दवा नहीं खिला पा रही हूँ। एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, शायद हम मिलकर उसे दवा खिला सके। मतलब इस निर्दयी औरत को देखिए, इसका दिल एक बार भी नहीं पसीजा। एक बार भी इसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ कि अरे मैंने क्या कर दिया, अपने इतने अच्छे पति को मार रही हूँ। एक बार भी इसके दिल में नहीं आया कि इसे बचा लूं। मतलब किसी भी तरह से मार ही डालना चाहती थी। मैं तो फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे वीडियो नागिन बीवी में जो बीवी है वह ज्यादा खतरनाक है और क्रूर है, या ये करंट मार बीवी। अब आप ही कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन ज्यादा खतरनाक लगी, नागिन बीवी वाली बीवी या ये करंट मार बीवी। तो अपने नाजायज प्रेमी की वासना की आग में इतनी अंधी हो चुकी थी
इसे अपने पति की दुर्दशा दिखाई नहीं दे रही थी। तो उधर से अब राहुल ने जवाब जो दिया उसे भी जरा सुनिए। उधर से वो लिखता है, शॉक दे दो, काम हो जाएगा। शॉक देने से राहुल का मतलब था कि करंट लगा दो, लेकिन सुष्मिता को पता नहीं था कि करंट कैसे लगाते हैं। इस पर राहुल कहता है कि बिजली वाला एक्सटेंशन कॉर्ड लाओ और उसका वायर निकाल करके उसके बदन पर 2 अलग-अलग जगहों पर लगा दो, फिर प्लग को बोर्ड में लगाकर करंट चालू कर दो, मतलब स्विच ऑन कर दो। वह तुरंत मर जाएगा। लेकिन सुष्मिता से नहीं होता शायद, तो वह अपने हेल्प के लिए उसे अपने पास बुला लेती है। फिर वे तार का एक सिरा सीने के ऊपर लगाते हैं, कंधे के ऊपर कंधे के पास, और दूसरा सिरा उंगली में लगाते हैं। अब तार ऐसे तो लग नहीं सकता है, तो वे तार को टेप से चिपकाते हैं। उसके बाद फिर प्लग को सॉकेट में लगाकर स्विच ऑन कर देते हैं। करंट लगते ही करण तड़प कर मर जाता है। कितनी क्रूर बीवी थी सुष्मिता कि अपने पति को तड़पकर मरता देखती रही। कितनी जल्लाद बीबी थी वो। आगे क्या हुआ, पूरी बात बताने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, और हो सके तो अंत में कमेंट भी करें। तो अब आगे सुनिए। सुष्मिता सुबह होने का वेट करती रही। जैसे ही सुबह हुई वह बदहवास अपनी ससुराल की तरफ भागी। वो अपने बाल वगैरह बिखेर कर ऐसा दिखा रही थी जैसे उस पर बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी हो। पूरी तरह से घबराने की एक्टिंग करते हुई वह करण के छोटे भाई कुणाल के पास पहुंच गई। कुणाल करण का सगा भाई था, छोटा भाई था। उसने सुष्मिता को आतंकी देखकर घबराकर पूछा, क्या हुआ भाभी, आप इतना घबराई हुई क्यों है? इस पर सुष्मिता ने रोज देने के अंदाज में बताया कि देखो ना भैया, आपके भैया बिस्तर पर ही पड़े हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे, पता नहीं उनको क्या हो गया है। मेरे हिलाने डुलाने पर भी उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, वगैरह वगैरह बोलने लगी। बोलती है, यार चलकर देखिए क्या हुआ है, लगता है उनको करंट का झटका लग गया है और वो गिर गया है। मतलब वो ऐसी एक्टिंग कर रही थी कि उसको ऑस्कर अवार्ड तो पक्का मिल जाता यदि वैसी एक्टिंग वह फिल्मों में करती। एकदम रियल लग रही थी, किसी को जरा भी शक नहीं होने दी कि वह ड्रामा कर रही थी। तो कुणाल बिजली की गति के साथ अपने भैया के घर की ओर दौड़ा। बाकी जितने लोगों ने भी ये सुना सभी कुणाल के पीछे दौड़ लिए। जब तक उन लोगों ने करण को नहीं देखा था तब तक सबके दिल घबरा रहे थे। वे सभी करण की सलामती के लिए मन ही मन प्रार्थना करने लगे थे। लेकिन करण पर नजर पड़ते ही उनका दिल बैठ गया। वह बिस्तर पर निस्तेज पड़ा हुआ था और मुंह से झाग निकल रही थी। उन्हें ऐसा लगा मानो उन पर बिजली गिर पड़ी हो। सबको यह समझते देर नहीं लगी कि करण अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन कुणाल को कंधे पर जलने जैसे कुछ निशान दिखे। ये देखकर उसे डाउट हुआ कि करण के साथ कुछ गलत वलत तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे ही किसी पर कोई शक तो कर नहीं सकता था, इसलिए उसने भी किसी पर शक नहीं किया। अब उन लोगों की ये समझ में नहीं आ रहा था कि कोई करण जैसे भले आदमी के साथ गलत क्यों करेगा और क्या करेगा, और सुष्मिता पर तो उनका डाउट जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। भले उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि करण मर चुका है, लेकिन फिर भी इंसान का दिल नहीं मानता। उसके मन में आशा बनी रहती है कि क्या पता ये अभी भी जिंदा हो और हमें सिर्फ मरा हुआ होने का एहसास हो रहा हो। उसके बचने की आशा में सभी करण को माता रूप रानी मैगेगो अस्पताल ले गए, लेकिन वहां जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। हाँ, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने इतना इशारा कर दिया कि करण की मौत नेचुरल नहीं लग रही थी। बस कुणाल के मन में शक पुख्ता होने लगा, क्योंकि उसे भी फर्स्ट साइड में अपने भैया की मौत में दाल में कुछ काला लग रहा था। अब वह पोस्टमार्टम करवाने की मांग करने लगा। ये सुनते ही सुष्मिता के होश उड़ गए, और यही हाल हुआ राहुल का जब उसने ये सब सुना। अब उन्हें लगा कि अगर करण का पोस्टमार्टम हुआ तो उनकी तो पोल खुल जाएगी। अब उनकी आंखों के सामने फांसी का फंदा घूमता हुआ दिखाई देने लगा। उन्होंने आपस में बात की होगी कि किसी भी सूरत में करण का पोस्टमार्टम नहीं होने देना है। बस फिर क्या था, सुष्मिता पोस्टमार्टम का विरोध करने लगी। अब कुछ तो रीजन देना पड़ेगा ना कि क्यों पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। तो वह कहती है कि वह करण से इतना प्यार करती थी कि उसके शरीर का चीर फाड़ होते नहीं देख सकती। वाह रे सुष्मिता वाह, जिसने अपने पति को इतनी बेदर्दी से मारा उसकी एक्टिंग तो देखिए। कहती है कि उसकी चीर फाड़ होते नहीं देख सकती, वाह। लेकिन कुणाल उसकी एक्टिंग से प्रभावित होने वाला नहीं था, वह उसके झांसे में आने वाला नहीं था। वह पोस्टमार्टम करवाने पर तुला हुआ था। ये देखकर सुष्मिता और राहुल इसका पूरा विरोध करने लगे कि करण का पोस्टमार्टम किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। अपने बेटे के सपोर्ट में राहुल के पिता हरीश भी कूद पड़े और वे भी पोस्टमार्टम होने का अपोज करने लगे। यह सब देखकर कुणाल को खटका लगा। जी हाँ, खटका। अगर आपने मेरा एपिसोड नागिन बीबी देखा होगा तो आप खटका शब्द और इसकी अहमियत से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। तो कुणाल के मन में डाउट हुआ कि ये लोग पोस्टमार्टम का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, कहीं करण भैया की मृत्यु में इनका तो हाथ नहीं। बस फिर क्या था, वे तीनों लोग उसके शक के घेरे में आ गए। अब इस केस में पुलिस की भी एंट्री हो गई। पुलिस भी पोस्टमार्टम करवाना चाहती थी और कुणाल भी। तो इस तरह करण की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उनकी पोल पोस्टमार्टम से तो नहीं खुली, लेकिन किसी और चीज से खुली। वह चीज बताने से पहले आइए आपको बताता हूँ कि राहुल और सुष्मिता ने करण की हत्या क्यों की। देखिए, राहुल करण से काफी छोटा था और चचेरा भाई भी था, और दिल्ली के उत्तम नगर में
सुष्मिता के घर के पास में ही रहता था। इस वजह से राहुल और सुष्मिता का मिलना जुलना अक्सर होता था। राहुल का उसके घर पहुंचना और किसी काम से अपनी भाभी को बाहर ले जाना, यह सब एकदम नॉर्मल बात थी। ऐसा हमारे देश में लगभग हर घर में होता है। यहाँ पति से ज्यादा देवर लोग अपनी भाभी को कहीं ले जाना ले आना करते हैं। तो हमारे देश में देवर भाभी का साथ होना या साथ घूमना फिरना बहुत ही नॉर्मल बात मानी जाती है। इसे कोई गलत नहीं मानता। वैसे भी यह रिश्ता भरोसे का रिश्ता होता है। बड़े भाई को पता और भरोसा होता है कि उसकी बीवी और उसके भाई के बीच देवर भाभी का रिश्ता है। उनके बीच ज्यादा से ज्यादा मजाक हो सकती है, लेकिन नाजायज रिश्ता कायम नहीं हो सकता। ऐसा अगर घर घर में होने लगे तो घर घर नहीं रहेगा। लेकिन जब कोई रिश्ते की आड़ में गलत काम करने लगे तो इसका क्या किया जा सकता है। इसकी मिसाल है राहुल और सुष्मिता, जिन्होंने करण के भरोसे को तोड़ा। न तो राहुल ने लोक लाज या रिश्ते का लिहाज रखा और न ही सुष्मिता ने अपने पति के भरोसे का। करण की जिंदगी बहुत जल्द खत्म होने वाली है, इसका फैसला तभी हो गया था जब करण का चचेरा भाई राहुल और करण की बीवी की नजदीकियां बढ़ी। अब दोनों को करण ने इसलिए तो साथ नहीं छोड़ा था ना कि सबको धोखा देकर आपस में नाजायज संबंध बना लो। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि रिश्ते विश्वास पर चलते हैं। अगर राहुल कोई अनजान व्यक्ति होता तो क्या कभी भी करण अपनी बीवी को उसके साथ अकेले छोड़ता। लेकिन चूंकि राहुल उसका चचेरा भाई था और सुष्मिता का देवर, तो उन दोनों को साथ छोड़ने में करण को कोई आपत्ति नहीं थी। अब करण ये थोड़े ना जानता था कि उसके भरोसे के साथ साथ एक दिन वे दोनों उसका भी खून कर देंगे। तो हुआ यूं कि जब सुष्मिता और राहुल को एक साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिला तो उनकी नीयत बिगड़ने लगी। उनके बीच वासना पनपने लगी और वे हवसी बनने लगे। अब उन्हें जब भी मौका मिलता तो नाजायज संबंध बनाने लगते। ये लोग कहने को तो अब ये कहते फिर रहे हैं कि उन्हें प्यार हो गया था, लेकिन मैं इस तरह के संबंध को प्यार नहीं मानता। ये प्यार नहीं, वासना है, हवस है। जैसे जब कोई काम करके पैसे लाता है तो वह कहता है कि मैंने पैसे कमाए, लेकिन कोई बैंक लूटकर या चोरी करके पैसे लाए और कहे कि मैंने पैसे कमाए, तो आप क्या मानेंगे। वैसे ही इस तरह के प्यार का प्यार प्यार नहीं, हवस कहलाता है। तो प्रेमी नहीं, नाजायजी हवसी लोग होते हैं। जैसे दूसरे देश का नागरिक चोरी छुपे आपके देश में घुस जाए तो आप उसे अपने देश का नागरिक कहेंगे या घुसपैठिया। ठीक वैसे ही ऐसे जोड़ों के बीच का संबंध प्यार नहीं, नाजायजी हवस होता है। एक लड़की अगर एक लड़के से प्यार करती है तो वो प्यार कहलाता है। लेकिन अगर मौका दिए जाने पर किसी की बीवी किसी के साथ संबंध बना लेती है या किसी का पति किसी दूसरी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे प्यार नहीं, धोखा कहते हैं, अवैध संबंध कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए नाजायज प्रेमी ही यूज करता हूँ। तो अब आगे इन नाजायज प्रेमियों की करतूत सुनिए। ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटली इनके बीच कभी नाजायज संबंध बन गया हो और इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ हो कि अरे हमारे बीच क्या हो गया। नहीं, इन्हें तो इसमें मजा आने लगा था और अब सुष्मिता को करण बुरा लगने लगा होगा। रही सही कसर राहुल भी पूरा कर देता होगा और सुष्मिता के सामने करण कितनी बुराइयां करता होगा कि पूछिए मत। बुराई नहीं करता तो सुष्मिता करण से इतना नफरत क्यों करने लगती कि वो उसकी जान ले ले। पता चला है कि पहले करण अपनी फैमिली के साथ रहता था, यानी कि माँ बहन भाई वगैरह के साथ, और हाल ही में उसने एक फ्लैट खरीदा था दूसरी गली में और उसमें उसने शिफ्ट किया था ताकि उसमें वह सिर्फ वह और उसकी बीबी सुष्मिता रह सके और उसका बेटा भी साथ में रह सके। करण के घर वाले भी कितने समझदार थे कि उन्होंने सोचा कि भाई मियाँ बीबी को थोड़ी प्राइवेसी तो मिलनी चाहिए, तो उन्होंने उन्हें अलग फ्लैट में रहने दे दिया। अब तो सुष्मिता की चांदी हो गई थी, क्योंकि उसके देवर उर्फ नजायज प्रेमी का घर भी वहीं पास में था। यह तो वही मिसाल हो गई कि अगर चोर कहीं चोरी करना चाहता है तो पता चलता है कि जहाँ वह चोरी करना चाहता है वहां की तो लाइट ही चली गई है, वहां के कुत्ते भी मर गए हैं, गार्ड भी गाँव गया है और सीसीटीवी भी खराब है। यानी अब चोर की चांदी ही चांदी है कि मजे से चोरी करो, चाहे जितना चोरी करो, कोई देखने पकड़ने वाला नहीं है। यहाँ भी सुष्मिता के साथ वैसा ही हो रहा था। ससुराल वालों से तो वह अलग अपने फ्लैट में हो ही गई थी, जहां अब राहुल के साथ मजे से अपनी वासना की भूत मिटा सकती, और करण भी देखने वाला नहीं था क्योंकि करण जॉब करता था और करण की नाइट शिफ्ट जॉब रह रही थी। इसका उन्होंने भी भरपूर फायदा उठाया। रात को तो करण ड्यूटी पर रहता था तो राहुल उसके एब्सेंस में सुष्मिता के पास पहुंच जाता और दोनों वासना की खूब भूख मिटाते थे। करण का बेटा ज्यादातर अपनी दादी के पास रहता था। मर्डर वाले दिन भी वह दादी के पास ही शायद था। यह संयोग था कि इन्होंने जानबूझकर दादी के पास सुष्मिता के बेटे को छोड़ आए थे ताकि मर्डर के वक्त वह बाधक न बने। ये तो आप ही सोचिए। उनके पड़ोसी राहुल को सुष्मिता के घर रात को आते जाते देखते थे, लेकिन दो कारणों से कोई कुछ नहीं बोलता था। पहला तो ये कि वो करण का भाई था, इसलिए किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी कि वो उसके घर क्यों आ रहा। और दूसरा, उसके मोहल्ले वालों का कहना है कि वह क्रिमिनल टाइप का था। वह लोगों को धमकाता रहता था, इसलिए उससे कोई उलझना नहीं चाहता था। लेकिन इन नाजायज प्रेमियों का लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अभी तक वे करण से डरते थे कि कहीं वह उन्हें आपत्तिजनक हालत में देख न ले, लेकिन अब करण उनकी नजरों में खटकने लगा। अब करण उनकी हवस पूर्ति में बाधक बनने लगा। उन्हें लगने लगा कि ये नहीं होता तो हम और ज्यादा मजे करते, खुलकर मजे करते। अभी तो हमेशा डर लगा रहता है कि न जाने करण कब आ जाए।
अब अगले दिन से वह डे शिफ्ट करेगा, यानी रात भर वह घर में रहेगा, तो फिर उन्हें कैसे मौका मिलेगा अपनी वासना की भूख मिटाने का। तो उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों न करण को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। अब ये ख्याल सबसे पहले उन दोनों में से किसके दिमाग में आया होगा, ये तो वही दोनों बता सकते। अब एक ख्याल चाहे जिसके मन में पहले आया हो, दूसरे ने भी इसका समर्थन किया होगा, तभी तो दोनों करण की जान लेने को रेडी हो गए। तो अब इन्होंने प्लान बना लिया कि करण को खत्म कर देना है। ये चाहते थे कि उसकी हत्या कुछ इस तरह से करें कि सबको नेचुरल डेथ लगे और उसके मरने पर किसी को शक ना हो कि उसकी हत्या की गई। तब उन्होंने प्लान बनाया कि नींद की गोली खिलाकर मारते हैं, क्योंकि नींद की गोली अगर जरूरत से ज्यादा खा ली जाए तो आदमी की मौत हो जाती है और लोगों को पहली नजर में यही लगेगा कि ये ऐसे ही मर गया है या हार्ट अटैक आ गया होगा वगैरह वगैरह। तो घटना वाली रात सुष्मिता के मुताबिक राहुल उसे नींद की गोलियां दे गया। उसके बाद क्या हुआ आपको मैं बता ही चुका हूँ। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब सुष्मिता ने पूछा था यह अभी तक मरा नहीं है और कितनी देर वेट करना पड़ेगा, तब राहुल ने सुष्मिता के ऊपर डाल दिया ऐसा जवाब देकर कि जब तक तुम बोलो। सिर्फ इस एक स्टेटमेंट से पता चलता है कि सुष्मिता जैसे चाहती थी राहुल वैसा ही कर रहा था। अगर इसमें सुष्मिता की मर्जी शामिल नहीं होती तो राहुल की क्या मजाल थे कि वो करण की जान लेने की सोचता भी। अगर पत्नी नहीं चाहे तो शायद ही कोई उसके पति की इस तरह से जान ले सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पकड़े जाने पर सुष्मिता ने पहले तो अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन फिर बाद में उसका मन पलट गया और सारा इल्जाम राहुल पर डाल दिया कि राहुल ने मुझे मजबूर किया ऐसा करने को। इस पर भी मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन पहले जरा ये जान लीजिए कि ये लोग पकड़े कैसे गए। मैं हमेशा कहता हूँ कातिल कत्ल करते समय चाहे कितना भी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करे, एक न एक दिन वह पकड़ा अवश्य जाएगा। अब यही है कि कुछ लोग तुरंत पकड़े जाते हैं तो कुछ लोग कई सालों के बाद, लेकिन पकड़े जरूर जाते हैं एक आध को छोड़कर। और मेरे शिवराज जासूस जैसा कोई जासूस आ जाए तो किसी के बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। जो लोग शिवराज जासूस को नहीं जानते वे मेरा यह उपन्यास रहस्यमय पति और चश्मे वाला कातिल पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि शिवराज जासूस क्या चीज है। तो अब हम आते हैं वर्तमान केस पर, यानी इस प्रेजेंट केस पर। इस केस में भी वही हुआ। सुष्मिता और राहुल ओवर स्मार्ट बन रहे थे और उन्होंने सोच रखा था कि उन्होंने सबकी आंखों में धूल झोंक दिया, अब वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन कुणाल ने उन्हें पकड़ लिया। इस केस में कुणाल और उसकी बहन, जिसका नाम शायद नैन्सी है, उन दोनों ने बहुत सी फुर्ती और समझदारी दिखाई। तो हुआ यूं कि हिंदू समाज में ऐसा रिवाज है कि जब कोई आदमी किसी की लाश जलाकर शमशान से अपने घर आता है तो वह नहाकर ही अपने घर में घुसता है। ऐसा ही इस केस में भी हुआ। राहुल जब लाश जलाकर लौटा तो नहाने के पहले उसने अपना मोबाइल किसी को दे दिया। अब चूंकि कुणाल को उस पर पहले से ही शक हो गया था, इसलिए उसने सोचा होगा कि अगर राहुल का मोबाइल मिल जाता तो उसे बहुत कुछ पता चल जाता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को पाने के प्रयास में रहते हैं और पूरी कोशिश भी करते हैं, लेकिन वह नहीं मिलता, या मिलता भी है तो बहुत लंबे इंतजार के बाद। लेकिन कभी कभी ठीक इसके ऑपोजिट होता है, आप कोशिश भी नहीं करते और वो चीज अपने आप आपकी झोली में आ गिरती है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तो कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन जरूर मिलेगा। तो अब इस केस में हम आगे बढ़ते हैं। इस केस में संजोग से राहुल का मोबाइल कुणाल के हाथ लग गया। उस वक्त शायद राहुल नहाने गया हुआ था। अब कुणाल ने बहुत सी फुर्ती दिखाई होगी, फटाफट राहुल के फोन को चेक किया होगा। तभी उसकी नजर उसके इंस्टा के चैट पर पड़ गई होगी, जिसे देखते ही उसके पांव तले धरती खिसक गई। उस चैट में उसकी सुष्मिता भाभी के वही सब मैसेजेस थे जो उन लोगों ने करण का कत्ल करते समय किया था। अब ये चैट संजोग से उसके हाथ लग गया या उसके अलर्टनेस की वजह से लगा, ये तो वही बेहतर जानता होगा। हम लोग तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते, क्योंकि कुणाल ने नहीं कहा है कि उसने सबूत खोजने के लिए राहुल के मोबाइल को एक्सेस किया। उसने मीडिया को यही बताया है कि जब उसके हाथ में राहुल का मोबाइल आ गया तो संजोगवश उसने उन दोनों का इंस्टा वाला चैट देख लिया। अब आप वही मानिए जो कुणाल ने बताया है, लेकिन आपको क्या लगता है, कुणाल ने संजोग से वो चैट देख लिया होगा या उसने इसके लिए प्रयास किया होगा? खैर, जो भी हुआ हो, चैट देखकर कुणाल का तो दिमाग ही घूम गया। उसने ये बात अपनी बहन को बताई, जिसका नाम शायद नैन्सी है, मैं बता चुका हूँ। उसकी बहन भी बहुत समझदार और फुर्तीली निकली। उन लोगों ने सोचा होगा कि अगर राहुल आ गया तो अपना मोबाइल ले लेगा, फिर क्या पता वो चैट डिलीट कर दे, फिर तो वे कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि उन दोनों ने करण को कितनी निर्दयता से मारा है। तो उसने यानी नैन्सी ने तुरंत उस चैट की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, जो अब वायरल हो गया है। और उसी चैट की बातें मैंने आपको बताई। चैट की ज्यादातर बातों को मैंने अपने शब्दों में बताया है। तो सबूत हाथ लगते ही कुणाल अपने लोगों के साथ तुरंत पुलिस स्टेशन गया और वहां के अधिकारी को पूरी बात बताई और चैट दिखाया और पुलिस अधिकारी से रिक्वेस्ट किया कि फौरन राहुल और सुष्मिता को हिरासत में लिया जाए। लेकिन उस पुलिस अधिकारी ने उनके कहने पर राहुल और सुष्मिता को हिरासत में नहीं लिया। उन्होंने कहा कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए,
फिर उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। अब यह सबके लिए मिस्ट्री है कि वैसा चैट मिलने के बाद भी उस पुलिस अधिकारी ने उन दोनों के खिलाफ उसी वक्त कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। पुलिस ने उसी वक्त कोई एक्शन नहीं लिया। इससे कुणाल और उसके घर वाले निराश हो गए और खुद सुष्मिता से बात करने का फैसला कर लिया। जब उन्होंने सुष्मिता से पूछा कि उसने अपने पति को क्यों मारा, तो सुष्मिता को तो होश ही उड़ गए। उसकी तो समझ में ही नहीं आया कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी नहीं आई है तो इन्हें हमारी करतूत के बारे में पता कैसे चल गया। तब कुणाल ने उसे वो चैट दिखाया। चैट उनके हाथ में देखकर उसके पांव तले धरती खिसक गई। अब तो उसके बचने को कोई चांस ही नहीं था। इसलिए उसने कबूल कर लिया कि उसने और राहुल ने मिलकर करण को मारा है। जब ये पूछा गया कि क्यों मारा है तो उसने कहा कि वे और राहुल प्यार करते थे, लेकिन करण उनके प्यार में बाधक बन रहा था, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया। यह तो उसने उस वक्त कहा, लेकिन बाद में अपने बयान से पलट गई। कहने लगी कि उसने नहीं, राहुल ने उसे करण को मारने के लिए मजबूर किया। सबने पूछा कि राहुल ने उसे कैसे मजबूर किया। वह कहने लगी कि राहुल के पास उसका एक फोटो है जिससे उसने एआई टूल की मदद से न्यूड बना दिया है, यानी कि वो नेकेड कर दिया, नंगा कर दिया, और उसे धमकी देता रहता है कि अगर उसने करण को नहीं मारा तो उसका फोटो वायरल कर देगा और उसके बेटे को भी मार देगा। ऐसा अक्सर देखा गया है। पहले तो अपराधी अपना जुर्म कबूल कर लेता है, लेकिन बाद में जब उसे कोई भरोसा दिलाता है कि तुम अपना जुर्म कबूल ही मत करना, फिर आगे हम तुम्हें बचा लेंगे, तो अपराधी अपने बयान से पलट जाता है। अब सुष्मिता कहती फिर रही है कि करण उसके साथ मारपीट करता था, गाली गलौज करता था और उससे अक्सर पैसों की मांग करता था। इस कथित शोषण से तंग आकर सुष्मिता ने राहुल के साथ मिलकर करण को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। अगर करण इतना मारता पीटता था, इतनी गाली गलौज देता था, तो कभी अपने मायके में बताई, अपने ससुराल वालों को बताई, कभी डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज की कि सीधे मर्डर कर दी करण का, वो भी राहुल के साथ मिलके। वाह भाई वाह। अब आप ही डिसाइड कीजिए कि सुष्मिता कितना सच बोल रही है। ये तो करण के परिवार वालों की भलमनसी है कि सब कुछ जानने के बाद भी सुष्मिता से प्यार से पूछताछ कर रहे हैं। कोई दूसरा होता तो न जाने उनके साथ क्या करता। कुणाल के घर वालों का तो ये भी कहना है कि राहुल के पापा हरीश उन्हें धमका रहे हैं। इस मामले में उसी वक्त पुलिस तो नहीं आई, लेकिन जब पुलिस ने मोहल्ले के लोगों का रूप देखा और मीडिया के लोग कुणाल के घर पहुंचने लगे और हंगामा होने लगा, तो पुलिस वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए बिना ही सुष्मिता और राहुल के खिलाफ एक्शन लेने लगे। मुझे बहुत अफसोस है कि करण जैसे भले इंसान को उसकी बीवी और अपने चचेरे भाई ने मारा, और वो भी इतनी निर्दयता के साथ। अभी लोग सोनम रघुवंशी और मुस्कान के केस को भूले भी नहीं थे कि एक और पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। जब तक ऐसी पत्नियों को कानून सख्त सजा नहीं देता, तब तक उन्हें कानून से डर नहीं लगेगा। नागिन बीवी देखना मत भूलिएगा, जिसमें कैसे एक पत्नी ने अपने पति को डसकर मौत के घाट उतार दिया। पूरे समाज का कहना है कि ऐसी पत्नियों को सिर्फ जेल भेजकर क्या होगा। ऐसों को तो इतनी कठोर सजा दी जानी चाहिए कि दोबारा किसी पत्नी की या पति की अपने स्पाउस को मारने की हिम्मत ना हो। ईश्वर करण की आत्मा को शांति दे और उसके हत्यारों को इतनी कठोर सजा दे जिसे देख दूसरे ऐसा करने की सोचे भी नहीं। और सभी लोगों का कहना है सुष्मिता और सुष्मिता जैसी और लड़कियों और महिलाओं से कि तुम लोग मर्डर जैसा जघन्य अपराध करने की हिम्मत तो दिखाते हो, लेकिन तलाक लेने का साहस नहीं होता तुम में। अरे इतना ही नाजायज प्रेमी से प्रेम है तो अपने पति से तलाक क्यों नहीं ले लेती। उनको इस तरह से मर्डर करने की क्या जरूरत है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।